स्वागत दोस्तों, आप सभी का चौकसा न्यूज पर चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन से पंगे ले रही थी भारतीय जनता पार्टी। अब उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ऊपर ही जांच बिठा दी गई है। दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में राहुल गांधी भी दिल्ली के समर में कूद चुके हैं। दोस्तों बताएंगे कब होने वाली है उनकी सभा, और इसी के साथ में लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी की एक और प्रदेश से निकलने वाली है सभा। इसी के साथ में अंबेडकर जी के अपमान का लिया जाएगा एक नए चुनाव से बदला। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में किसानों के आंदोलन को लेकर क्या है नई अपडेट, बताएंगे कहां तक पहुंचा है किसानों का आंदोलन दोस्तों, और किसे लेकर लोगों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ चुका है। 13 तारीख 26 तारीख को क्या करने वाले हैं किसान, डिटेल में जानेंगे सारी बड़ी अपडेट। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडे के बीच में भी इंडिया गठबंधन अपनी जीत हासिल करने वाला है, प्रचंड जीत इंडिया गठबंधन की होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन और दिल्ली में दुरुस्त है इंडिया गठबंधन, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है दोस्तों। जांच बिठा दी गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ पहुंचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बीजेपी के नेता के खिलाफ जांच बिठानी पड़ी है दोस्तों। बीजेपी का नेता हर घर नौकरी अभियान चलाकर लोगों के बीच पैसा बांटने की कोशिश कर रहा था। जमीनी स्तर पर प्रचार के नाम पर पैसे बांटे जा रहे थे, जो कथित तौर पर चुनाव के मानदंडों का सीधा उल्लंघन है दोस्तों। और इंडिया गठबंधन की पार्टी ने पूरे मामले पर मोर्चा संभालते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीधे मुलाकात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की अपील की दोस्तों। इसके बाद दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जांच करनी पड़ रही है, जांच बिठा दी गई है दोस्तों। उम्मीद है कि जल्द कठोर और मजबूत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ में चुनाव आयोग ने बुधवार को दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तारीखों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सबकी इस बात पर नजर है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलायंस बनाएंगे, क्या गठबंधन अंततोगत्वा बनने जा रहा है दोस्तों। इस और एक बड़ा संकेत ये मिला है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तैयारी के बीच राहुल गांधी भी दिल्ली में आने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के दिल्ली के रैली को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। 13 जनवरी को दिल्ली में राहुल गांधी पहली बार दिल्ली के दंगल में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे दोस्तों। लेकिन क्या राहुल गांधी का निशाना मोदी और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली बीजेपी के लोग होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल पर भी वो निशाना साधेंगे? जो भी जानकारी उनके बयान से सामने आएगी दोस्तों, इसी से स्पष्ट हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का क्या बैकग्राउंड में आपस में कोई समझौता हो चुका है, या फिर दोनों पार्टी सच्ची में एक दूसरे के आसपास लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दोनों पार्टियों को जल्द से जल्द गठबंधन करना चाहिए या नहीं, या फिर अलग चुनाव लड़ना चाहिए? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। आप में से कितने लोग गठबंधन का सपोर्ट करते हैं और कितने अलग अलग लड़ने का कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी BR अम्बेडकर के बर्थ प्लेस यानी उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश से रिपब्लिक डे यानी 26 तारीख को यात्रा शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम और जय संविधान यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अंबेडकर जी के अपमान का बदला लेना है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त समर्थन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिल्कीपुर विधानसभा में कर दिया है, ताकि मिल्कीपुर के चुनाव में एक बार फिर से अवधेश प्रसाद के बेटे की जीत हो और भारतीय जनता पार्टी को सबक मिले कि कभी भी एक महापुरुष का अपमान करेंगे तो इसी तरीके से जनता बदला निकालेगी। अगर आप भी मानते दोस्तों कि मिल्कीपुर का चुनाव पूरी तरीके से BR अम्बेडकर के अपमान का बदला लेने का मामला है, तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। अवधेश प्रसाद ने भी इसी तरीके का बयान दिया है दोस्तों। इसी के साथ में सुनीता केजरीवाल ने ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति फेल कर दी है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की पत्नी अब पूरी तरीके से नई दिल्ली का प्रचार का जिम्मेदारी संभाल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प कर दिया। एक तरीके से बीजेपी को लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घेर लेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल कहीं भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। उनको अपने घर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने घर में जीतने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है दोस्तों। उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया है। सुनीता केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल नहीं थे, जब वो जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रचार किया था। और सुनीता केजरीवाल एक IRS रिटायर्ड अधिकारी है दोस्तों। वो सब कुछ जानती है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे लड़वाया जाता है, और यही एक बड़ा कारण है कि उनको मैदान में उतारा गया है। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। आप क्या समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट है नई दिल्ली, क्या वो अरविंद केजरीवाल निकाल पाएंगे, या फिर संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा के साथ उनके मुकाबले में ये सीट काफी दिलचस्प हो गई है? किसी के भी खाते में सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से आपको क्या लगता है नई दिल्ली की सीट किसी खाते में जाएगी दोस्तों? इसके साथ में किसानों को लेकर एक के बाद एक कई सारी अपडेट सामने आ रही है। लगातार 45 दिन से किसानों का आमरण अनशन जारी है दोस्तों। शंभू बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, और ऐसे में किसानों में एक किसान इतने ज्यादा बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए दोस्तों कि उन्होंने सल्फास की गोली खा ली, जिसके कारण उनकी जान चली गई दोस्तों। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन में 3 हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार एक किसान ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी किसान नेताओं को मिली तो उन्होंने 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की, और पूरे मामले पर जांच की भी मांग की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान इमोशनल तरीके से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, जो साफ इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरीके से अहंकार में डूबी हुई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अहंकार वाली किसी भी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में एक और किसानों को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। 13 तारीख और 26 तारीख को नया प्लान तैयार किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से महापंचायत में फैसला लिया गया है कि 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन देश भर के अंदर राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति मसौदे की प्रतियां जलाई जाएगी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को पिछले साल के तर्ज पर देश भर के अंदर ट्रैक्टर मार्च
निकाला जाएगा। दोस्तों बता दें कि महापंचायत में दूर दूर से किसानों का जत्था पहुंचा है। सुबह से अलग अलग किसान संगठनों के नेता मोगा पहुंचने लगे थे और एक बहुत बड़ी पंचायत भी हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मोदी के द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर एक पोर्टल से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बदल सकते हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि वो केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे और वह है नई दिल्ली की सीट। किसी दूसरी सीट पर जाने का उन्होंने सोचा भी नहीं और कभी सोचेंगे भी नहीं। नई दिल्ली उनके लिए उनकी विधानसभा है। इसी के साथ में पप्पू यादव बिहार के अंदर करने वाले हैं छात्रों को लेकर एक जोरदार तरीके का आंदोलन। दोस्तों 12 जनवरी यानी कल युवा दिवस के मौके पर बिहार बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर जोरदार आंदोलन के संकेत पप्पू यादव ने दे दिए हैं। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि छात्रों का एक बड़ा आंदोलन बिहार में होगा, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार इतनी ज्यादा अहंकार में डूबी हुई है कि वो बीपीएससी के री एग्जाम की मांग को तो मान भी नहीं रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव जैसे युवा नेता ही देश की राजनीति को सही कर सकते हैं और असली मुद्दों के इर्द गिर्द देश की राजनीति को ला सकते हैं तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। और पप्पू यादव के बारे में आपकी क्या राय है, उनको नेता के तौर पर आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा दोस्तों। लेकिन संबित पात्रा जो पुरानी हरकतें करते आए हैं, सफेद झूठ बोलते आए, एक बार फिर से एक प्रवक्ता के तौर पर संबित पात्रा ने सफेद झूठ बोला है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल पर शीश महल होने का आरोप लगाया। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए अपने महल पर खर्च किया, अपने सीएम ऑफिस पर खर्च किए हैं, सीएम हाउस पर खर्च किए हैं। इसके बाद रवीश कुमार ने जब डिटेल में जानकारी निकाली कि आखिर संबित पात्रा जो कह रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को एक्सपोज किया गया है, तो वो रिपोर्ट है कहां, तो कहीं भी दूर दूर तक वो रिपोर्ट मिली ही नहीं है। दोस्तों सीएजी के द्वारा ऐसी कोई दिल्ली को लेकर और अरविंद केजरीवाल जी के घर को लेकर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी गई थी। दोस्तों कुल मिलाकर संबित पात्रा ने एक बार फिर से सबके सामने आकर सफेद झूठ बोला है। अगर आप भी मानते हैं कि संबित पात्रा सांसद बनने के बाद भी अपने पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं हरकतों के कारण उड़ीसा से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो चुनाव भी जीत कर आ गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नेताओं को पसंद करती है जो दिन में 100 बार झूठ सफेद झूठ बोलते हैं, तो अपनी राय जो लेकर आएगा। इसी के साथ में देश के कुछ ही नेता हैं जो किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं दोस्तों, लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टियां तो कम से कम किसानों के साथ मजबूती से नजर आ रही है। यही बड़ा कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। दोस्तों उन्होंने समर्थन में पोस्ट करते हुए कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 45 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी सुध नहीं ले रही है, सुध लेने को तैयार भी नहीं है। इतनी हट धर्मिता ने किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान ले ली। किसानों के प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों है, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी अपील है कि कृपया अहंकार छोड़िए और तत्काल किसानों से बात करके डल्लेवाल जी का अनशन खत्म करवाइए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा के नेताओं के कान पर जू भी रहेगी कि दोस्तों, क्योंकि हमेशा से हरकतें करते आए हैं और जब जब किसानों का आंदोलन जारी रहा है तब तक हमेशा कोशिश की गई है कि आंदोलन को कमजोर करके दिखाया जाए और एक तरीके से गोदी मीडिया तो पूरी तरीके से आंदोलन का बॉयकॉट कर रही है। दोस्तों ऐसा लग भी नहीं रहा कि मीडिया में कहीं भी किसानों को लेकर कोई चर्चा चल रही हो, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ऊपर से आदेश आए होंगे, यही बड़ा कारण होगा। लेकिन आपको सारी किसानों से जुड़ी अपडेट आप तक लगातार यहां तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको किसानों के आंदोलन से जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट इसी तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में किसानों की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष एक बड़ा दावा करते हुए बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के अंदर यानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का डर सता रहा है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। कांग्रेस के प्रदेश इकाई के दावे में अगर सच्चाई है दोस्तों, तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आपस में मिलकर अलायंस करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी जैसे कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में अलायंस कर लेती है, वहां पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, तो उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन बनाना आम आदमी पार्टी का फर्ज है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और उनके पास है ज्यादातर सीटें। अगर वो चाहेंगे तो गठबंधन बन सकता है, जैसे समाजवादी पार्टी अपनी सीटें देकर भी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में रख लेती है, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके के नतीजे रहे थे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए और बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी होती है गठबंधन की, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसी के साथ में मेरठ के अंदर कैसे खेला किया गया है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानकारियां न्यूज लॉन्ड्री न्यूज पोर्टल ने जारी की। उन्होंने बताया है कि मेरठ कैंट के अंदर तकरीबन 30% मतदाता अनुसूचित जाति या मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यहाँ पर 3.8% यानी लगभग 16,521 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके बाद हापुड़ जहां पर अनुसूचित जाति और मुस्लिम कुल मतदाता के 50% है, वहां पर मतदाता सूची में 3.2 यानी लगभग 3.5% के आसपास 12,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। दोस्तों ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर काफी क्लोज मुकाबला हुआ था। मेरठ में तो मात्र 10,000 के आसपास के अंतर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता को जीत मिल गई थी। दोस्तों काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था लोकसभा चुनाव में और इस तरीके से मेरठ के लोकसभा को लेकर एक और डेटा आया है जो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला किया गया है। बीजेपी ने मामूली अंतर से 10,000 के अंतर से यहाँ चुनाव जीता था। दोस्तों शहर के अंदर 2 बूथों पर 27% तो फर्जी मतदाता मिले हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया गया होगा। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में मैं तो पहले से कह रहा हूं कि जिस सीट पर हार जीत का अंतर 15,000 से कम होगा, वहां पर कांग्रेस पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर
आम आदमी पार्टी को अलायंस बनाने के लिए दिल्ली में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को 15,000 के वोटों के अंतर से जीत मिला था और कांग्रेस पार्टी अगर अपने पुराने उम्मीदवार को मैदान में उतार देगी तो वो 15 से 20,000 वोट तो कभी भी प्राप्त कर लेंगे और इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस का हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखा जूता के साथ में बिहार के अंदर महागठबंधन सरकार गिरने के बाद आरजेडी के 4 और कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक एनडीए के खाते में चले गए थे। अब इन सभी को सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरजेडी ने 4 बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है विधानसभा के अंदर, इन सबको हटाने की अपील कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी भी दोनों और नेताओं को हटाने की अपील कर चुकी है दोस्तों, यानी ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव के बिगुल फूक चुके हैं दोस्तों। और महागठबंधन वर्सेस एनडीए का होने वाला है जोरदार मुकाबला। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन इस बार फिर से मुकाबले में उतरने वाला है। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिया दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर एक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कई विधानसभा के अंदर वोटर्स के नंबर अचानक से बढ़ गए हैं और कई विधानसभा के अंदर वोटर्स के नंबर बड़ी तेजी से घटाए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि यूपी बिहार के लोगों को लाकर ये नए वोटर्स बनाए जा रहे हैं। नई दिल्ली के अंदर खासकर ये खेला किया जा रहा है। इस पर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी कहते हैं कि यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। क्या आपको लगता है दोस्तों कि मनोज तिवारी को ये बोलने का थोड़ा भी अधिकार है कि केजरीवाल बिहार और यूपी के लोगों का अपमान कर रहे हैं? आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों, और दोस्त सब जरूर लिखेगा इनके बारे में, मनोज तिवारी जी के बारे में, इनके बयान के बारे में। वहीं पर दिल्ली का चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए दोस्तों। कई सारे रूल्स बनाए गए हैं। पहला यह है कि उम्मीदवारों के काफिले में 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल 3 वाहन की अनुमति प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 5 होगी, यानी उम्मीदवार के साथ मिलाकर 4 और लोग उसमें हो सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी अंदर आने के लिए। 100 मीटर की जो परिधि है उसे लेकर यह फैसला लिया गया। वहीं पर जमानत की राशि को अभी भी 10,000 रुपए रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राशि आधी होगी, भले ही वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरे हुए हो। ये जमा राशि नकदी में रिटर्निंग ऑफिसर को दे दी जाएगी दोस्तों। कुल मिलाकर जमानत राशि के बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों? कौन सी पार्टी का सबसे ज्यादा जमानत जब्त होने वाला है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो 16% के आसपास वोट प्राप्त नहीं कर पाएगी? ज्यादातर सीटों पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट जब्त करवाएगी? आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरज चड्डा ने समाजवादी पार्टी के चुने गए विधायक को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है दोस्तों। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस बार उपचुनाव में नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा था। इरफान सोलंकी की पत्नी जो चुनाव जीत गई, इसके बाद महिला विधायक को फोन करके धमकी दी गई दोस्तों। अखिलेश यादव पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप भी आ गया है। कुल मिलाकर दोस्तों उपचुनाव में बुरी तरीके से मिली हार के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि ये भी नहीं देख रहे कि एक महिला विधायक है जिन्हें अब शब्दों से ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे नेता को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और तत्काल जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का शासन नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर आएगा। समाजवादी पार्टी की महिला विधायक के अपमान का यह बड़ा मामला है। इसी के साथ में कालकाजी विधानसभा सीट पर होने वाला इस बार जोरदार तरीके का मुकाबला। यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदुड़ी जो गाली गलोच और उसके बाद महिला विरोधी टिप्पणी करने को लेकर अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। और तीसरा है अलका लांबा जो मैदान में उतरी है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, एक फायर ब्रांड कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री है। इन तीनों में से किसकी जीत होगी दोस्तों, इसे लेकर जोरदार चर्चा चल रही थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट करते हुए सवाल पूछा, लोगों से जवाब मांगा तो लगभग 46% लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री अलका लांबा आतिशी और रमेश बिदुड़ी के मुकाबले ज्यादा वोट प्राप्त करके चुनाव जीत सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या यह झूठ फैला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह दी है, मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया। इसी के साथ में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने देश के किसानों को लेकर मुद्दा उठाया है दोस्तों, उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ने प्रियंका गांधी को इमरजेंसी मूवी देखने के लिए बोला है। यानी ऐसा लग रहा है कि कंगना रनावत इतनी ज्यादा अपनी मूवी को लेकर गिड़गिड़ा रही है, सबसे कह रही है कि मेरी मूवी देखिए, मेरी मूवी देखिए, लेकिन लोग उनकी मूवी को भाव देने को तैयार नहीं है दोस्तों। पहली बार उन्होंने टीजर लॉन्च किया था, लोगों ने इग्नोर कर दिया, फिर दोबारा किया, फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया। ट्रेलर भी लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो फिर मूवी क्या ही देखेंगे। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि कंगना रनावत पॉलिटिकल बयान देकर जैसे तैसे हर जगह अपने फिल्म को लाने की कोशिश कर रही है, इमरजेंसी मूवी को लाने की कोशिश कर रही है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा बोलने से, विवादित बयान देने से हो सकता है कि इमरजेंसी मूवी का प्रचार हो जाए, लेकिन सबको पता है कि कंगना रनावत ने मूवी बनाई है तो कैसी मूवी होगी, और शायद इसीलिए लोग भाव नहीं दे रहे हैं, तो कोई ना कोई विवादित बयान देने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर अपनी मूवी को देखने के लिए, यानी इमरजेंसी मूवी को देखने के लिए लोगों को चैलेंज कर रही है। हालांकि सबको पता है कि वो ऐसा चैलेंज नहीं लेना चाहेंगे। 3 घंटे कौन टॉर्चर झेलेगा दोस्तों इस तरीके की मूवी का, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली के जाट समाज के साथ अन्याय कर रही है। इस पर नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश सिंह वर्मा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दोनों के बीच में बहस भी देखने को मिल रही है दोस्तों। क्या अरविंद केजरीवाल अब भारतीय जनता पार्टी को उसी के ट्रैप में फंसा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। शासा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को एक मामले में सहारनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए दोस्तों। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकान को लेकर सवाल पूछोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। सरकारें जब करने पर आती हैं तो बड़ा बदलाव कर सकती है। इसके बाद उन्होंने तंज
तंज कसते हुए कहा कि सरकार बहुत काम कर रही है, अब हम इसके बारे में क्या कहे। उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है, जिसने पाप किया है वो वही जाएगा, लेकिन कोई बताता है क्या जब कोई पाप करता है। संबल हिंसा को लेकर भी जांच की मांग उन्होंने की है। दोस्तों सांसद की ओर से कई और सवाल भी खड़े किए गए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात से काफी तकलीफ हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अपना नया हेडक्वार्टर क्यों बना रही है। बीजेपी के लोग इसे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से कंपेयर करके लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है दोस्तों की कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर 2009 में ही बनना शुरू हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी ने इसकी नींव रखी थी और बनते बनते 15 साल हो गए, तब जाकर अब ये कंप्लीट हुआ है। इंदिरा भवन के नाम से कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर जाना जाता है, जिसे 9A कोटला रोड दिल्ली कहा जाता है। आपको बता दें कि 55 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, तब जाकर उनका एक मुख्यालय, एक नया हेडक्वार्टर बन चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 24 के बीच में 10 से 11 साल के अंदर एक के बाद एक 500 अपने जिलों के अंदर बड़े बड़े आलीशान हेडक्वार्टर बनाकर खड़े कर दिए। एक एक हेडक्वार्टर की कीमत 5 से 10 करोड़ के बीच में होगी दोस्तों, यानी 2.5-3 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 10 साल में पूरा कर लिया। सवाल यह है कि बीजेपी को किसने चंदा दिया था इतने हजार करोड़ रुपए, 2-3 हजार करोड़ किसने बीजेपी को चंदा दिया? क्या मुफ्त में कोई भी आकर भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा है? कुल मिलाकर दोस्तों भाजपाई जब इस तरीके के सवाल से असहज महसूस करने लगते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के एक हेडक्वार्टर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर की कोई वैल्यू नहीं है। काफी कम पैसों में यह हेडक्वार्टर बना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर हाई टेक, पूरी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड और काफी करोड़ों रुपए का खर्चा इसमें आया हुआ है दोस्तों, और बल्कि महंगे महंगे शहरों में जमीनें खरीद कर बनाई गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक हेडक्वार्टर और भारतीय जनता पार्टी के 500 हेडक्वार्टर बराबर होंगे? कुल मिलाकर बीजेपी के लोग मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके की साजिश रच रहे हैं। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भूपेंद्र चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी के फिर से अध्यक्ष बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर चर्चा चल रही है। शासक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तलखियां बढ़ने पर अविनाश पांडे बोले, कहा गठबंधन अनिवार्यता नहीं है, समझौता न होने की दशा में गठबंधन अनिवार्यता नहीं है, जरूरी नहीं है कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ में अटूट गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा। गुजरात में आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा। तो फिर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कुल मिलाकर दोस्तों जिस लॉजिक पर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और गुजरात में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी भी उसी लॉजिक पर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला सही है या फिर उनको दिल्ली में घर में बैठ जाना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 15 साल तक सरकार चला चुकी है, तो उनके पास अपना खुद का कैडर बेस है, अपने कार्यकर्ता, अपने पुराने नेता है जो चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा खासा वोट प्राप्त करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी को ही आगे बढ़कर जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कामकाज को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसके बारे में चिंता होना लाजमी है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चिंता करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो रहे। और दोस्तों आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही वो जज थे SK यादव, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि कुछ जज जो है जिनका काम लोगों को न्याय देने का है, क्या वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए और जिस मानसिकता की सरकार है उसके जैसे बयान देकर मुख्यमंत्री को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? और SK यादव के द्वारा जो विवादित बयान दिया था दोस्तों, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। आपकी क्या राय है? आखिर क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कामकाज सही से नहीं हो पा रहे और सुप्रीम कोर्ट नाराजगी व्यक्त कर रहा है? क्या SK यादव जैसे जजों के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो हाल है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दिल्ली के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पर ऐसे समर्थन से दबाव जरूर बनेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखेगा जरूर। साथ साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वोटर लिस्ट में छेड़खानी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूख और नफरत लोकतंत्र से दिखा रही है। ये वोटर के लिस्ट में हेराफेरी करके हाईजैक चुनाव को करना चाहती है। बीजेपी चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग के सख्त कार्रवाई की अपील की गई है दोस्तों। आगे कहा गया कि अगर चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो उनको भी गुनाह में साझेदार माना जाएगा। शासन उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किया कुछ ऐसा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर आज जिंदा होते दोस्तों तो शायद जेल में डालने वाले लोगों के खिलाफ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया होता। दरअसल BHU के अंदर 13 छात्र जिसमें 4 लड़कियां थी, उन्होंने मनुस्मृति पर सिर्फ चर्चा करना चाहते थे, पर पुलिस ने इन लोगों पर कई और आरोप लगाकर 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया है दोस्तों। कुल मिलाकर मनुस्मृति को जलाने वाले BR अम्बेडकर अगर आज जिंदा होते तो शायद उनको भी पुलिस जेल में डाल रही होती। दोस्तों आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। पूरे प्रकरण पर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रताप सारंगी मुझे लगता है कि दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी रिकवरी इतनी तेजी से हुई होगी सिर में चोट लगने के बाद। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाने वाले उन पर ये आरोप लगाने वाले कि राहुल गांधी ने धक्का देकर उनका सर फोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से मीडिया के सामने आए हैं दोस्तों, तो इस बार देखा गया है कि उनके सिर में दूर दूर तक कहीं कोई चोट नहीं है। कुल मिलाकर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के धक्के से चोट लग गया था, आपके सिर में चोट आ गई थी, आपने तो मोटी सी पट्टी बांध ली थी जैसे आपका पूरा सर फूट गया था। लेकिन अब जब हकीकत सबके सामने आ गई है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए, आपको कहीं भी चोट के चिन्ह दिखाई नहीं देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से एक ड्रामा था, पॉलिटिकल ड्रामा था भारतीय जनता पार्टी के नेता का, तो अपनी राय जरूर लिखता है। साथ
साथ नीतीश कुमार 10 जनवरी को लेंगे नए साल की पहली कैबिनेट की बैठक, कर सकते हैं कुछ बड़ी घोषणा। बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ लोग लुभावने वादे किए जा सकते हैं और ऐलान किए जा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव के 45 दिन के बाद शरद पवार ने मीटिंग की है और मीटिंग में आरएसएस के मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की तारीफ की गई है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या शरद पवार, जिनको पॉलिटिकल सर्कल में एक चाणक्य रूप में माना जाता है, एक चाणक्य कहा जाता है, राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है, क्या वो दूसरे संगठन और दूसरे पार्टियों की तारीफ करते रहेंगे? क्या उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन का स्किल नहीं है? क्या वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कुछ इसी तरीके का काम नहीं कर सकते? आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्यों शरद पवार अचानक से आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने लगे हैं? क्या अब उनके रिटायरमेंट का भी टाइम आ चुका है? साथ साथ 10 जनवरी से एनडीए के नेता 9 जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के नेताओं में आपसी विवाद कई बार देखने को मिलता है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि जेडीयू और बीजेपी ने फैसला लिया है कि सारे नेता गठबंधन के सहयोगी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि गठबंधन को अगले चुनाव में फायदा मिल सके। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।